अगला आर्टिकल हमारा है ऑसम, ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। ये ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट जो है, बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको दिख रही है ना, ये एक मुहिम है, एक प्रकार की मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये एक इस प्रकार की मूवमेंट है जो कि एक मुहिम चला रही है, एक कंसर्न रेस कर रही है प्राण्या। देखो, प्लांट के भी स्पेसिफिक जीन्स होते हैं ना, और हर एक जीन्स के साथ एक जेनेटिक मटेरियल जुड़ा होता है श्रेया, जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल ट्रेड्स को। एंड पूरा का पूरा इसी की वजह से एक मुद्दा उठता है जीएम क्रॉप्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। सुना है? बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। इसका ये कहना है कि ये जो चीजें हैं ना, दे शुड नॉट बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस। जेनेटिक्स जो हैं ओपन सोर्स सीड्स के, दे आर प्रोटेक्टेड एंड प्लेस टू फॉर एवर रिमेन इन द पब्लिक डोमेन। ये रखे गए हैं पब्लिक डोमेन के अंदर ओपन सोर्स सीड्स, ठीक है। ये इसलिए करा गया ताकि जो नई नई वेराइटीज है ना, विद एन ओपन सोर्स लाइसेंस। ओपन सोर्स लाइसेंस मतलब कि अब जब ये पब्लिक डोमेन के अंदर रखे गए हैं तो कोई भी अपने हिसाब से इनके जेनेटिक ट्रेड को जान सके। वो दो चार क्या कहते हैं, अलग अलग सीड्स को मर्ज करके एक नए प्रकार का क्रॉप बना सकें, जिनके लिए ये हो सकता है कि इससे कोई हार्म नहीं होने वाला, कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने वाली किसी इंसान को अगर उनको कंज्यूम करेगा। तो दिक्कत मतलब बात क्या ओपन सोर्स लाइसेंस की, ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार से यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगा है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओपन सोर्स लाइसेंस क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक मटीरियल क्या होता है। एनीवन में यूज इट, ग्रो इट, स्प्रेड इट एंड डेवलप इट थ्रू ब्रीडिंग। एक सीड की, सीड 1 की सीड 2 से ब्रीडिंग करवाओ। नो वन इज अलाउड टू प्राइवेटाइज द सीड, और उसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो क्या कहते हैं नहीं करी जा सकती। पेटेंट और प्लांट वैरायटी जो प्रोटेक्शन है, दे आर एक्सक्लूडेड। आपको इसके लिए ये नहीं लेना पड़ेगा पेटेंट या फिर प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, ठीक है। कोई पेटेंट राइट्स नहीं है इसके ऊपर। हर एक जो रेसिपिएंट है, ईच रेसिपिएंट ट्रांसफर सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू फ्यूचर यूजर्स ऑफ सीड एंड फर्दर डेवलपमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, आप जहाँ से इस प्रकार के सीड्स को खरीदने जाओगे या फिर अगर आप इनकी ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो आप ये इंफॉर्मेशन आगे कैरी आउट करोगे कि जब आपने ये चीज़ बना ली, कोई भी प्लांट का नया जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके नए वैरायटी के आपने सीड्स बना लिए, उसके रिपरकशंस क्या हुए, आपका जो प्रोसेस था वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना फेलियर हुआ, वो इन्फॉर्मेशन दो आगे चलकर, ठीक है। कंसर्न क्या है यार, यहाँ पर देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि पेटेंट वगैरह नहीं है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। इसकी वजह से इनोवेटर्स आर डिस्करेज टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी की। ये तो सबके लिए ओपन है, अगर हम अपना कोई एक हिडन चीज लेकर आते भी हैं, हमें कौन सा फायदा मिलने वाला है इससे। अब ये जो मुद्दा है क्रॉप्स का, ये तो एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली क्या है, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, ये प्रोवाइड करता है कि एग्रीकल्चर टूल्स जो भी डेवलप होती है, एग्रीकल्चर जो मशीनरी आती है या किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर केमिकल्स को अगर डेवलप करना है, तो इसके लिए अगर आप कोई एक नई ऐसी चीज़ लेकर आते हो जो कि आज तक हिंदुस्तान में यूज़ नहीं हुई है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत आपको कुछ पेटेंट राइट्स मिलेंगे। और पेटेंट आप जानते हो ना प्राण्या, कुछ सालों के लिए, 10-20 साल के लिए आपको वो रिजर्व करवा लेना कि इसका और कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता विदाउट माई परमिशन, है ना। हाँ जी, कुछ सालों के लिए होता है, बाद में क्योंकि ना आपको एक्सेसिबल देना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे ना ह्यूमन वेलफेयर सफर करेगा। दवाइयों के लिए भी होता है। आप मैक्सिमम जैसे कोविड की दवाइयों को ना कई सारी कंपनीज ना क्लेम कर रही थी वर्ल्ड के अंदर कि हम ना इसका पेटेंट करवाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने साफ मना कर दिया सारी कंट्रीज को कि भाई इतनी महामारी चल रही है, तुम इसमें भी प्रॉफिट निकालने का सोच रहे हो आरामजादो। नहीं दिया पेटेंट राइट किसी को भी। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री वगैरह थे। हर कंट्री ने, यूएन ने ना एक, और यूएन ने क्या, एशियन कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने वो रेज करा कि सारे के सारे प्रधानमंत्री और सबके सब राष्ट्रपति कान खोल के सुन लो, जो इस टाइम पर अगर एक दूसरे का ग्लोबल ह्यूमैनिटी पॉपुलेशन का अगर सगा नहीं हुआ तो फिर वो कभी सगा नहीं होगा। हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दी जाओगे। हम उसके साथ कभी व्यापार या आपसी समझौते जो रिलेशंस है ना, उनको कभी आगे बढ़ावा देंगे ही नहीं, क्योंकि जब तुम इस टाइम पर सगे नहीं हो पा रहे हो, तब तुम आगे क्या ही होगे। तो वो भी मिलने के ऊपर होता है पेटेंट राइट। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, ये दूसरा एक्ट है। ये फार्मर को एक राइट देता है हु हैज़
ब्रीड और डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ ब्रीड्स, ठीक है, उनको भी राइट्स मिल जाता है। ये इकलौता दुनिया का ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेजिस्लेशन है जो कि आईपीआर ग्रांट करता है प्लांट ब्रीडर्स को, जो कि प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हैं, एंड फार्मर्स को ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। नई तरह की फार्मर जितनी भी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स लेकर आ रहे हैं या जो भी वो इनोवेशंस इन्वेंशंस कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं चीज़ों की, और कुछ भी उन्होंने नई चीज़ अगर ऐसी बना ली तो उनको पेटेंट राइट्स मिल जाएंगे ताकि उसका उनसे भला हो सके, उन्होंने जितनी मेहनत करी है उसके लिए उनको क्रेडिट दिया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है इस मूवमेंट की? एक तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो प्लांट ब्रीडिंग जो एक्सरसाइजेज हैं वो फैलेंगी, प्रमोट होंगी, टेस्टिंग कंडीशंस अच्छी बनेंगी और उसकी वजह से इम्प्रोवाइजेशन आएगी, एंड नए नए जो ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि फार्मर्स बना सकते हैं उनको रिस्पेक्ट देकर इनवाइट करा जाएगा कि येस जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकें, एंड इसकी वजह से सीड कंजर्वेशन प्रमोट होगी। तो छोटा सा एक आर्टिकल था, ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। बेसिकली इसका पूरे आर्टिकल की जिस ये थी कि प्लांट वैरायटीज़ वगैरह जितनी भी हैं उनको कुछ फार्मर्स को पेटेंट राइट्स वगैरह वो सब देना, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।